जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं गरीब कुम्हार की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। माधव का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर एक उदासी सी लहर दौड़ जाती थी। बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा मेहनती कुम्हार आज तक उनके गांव में नहीं हुआ, पर किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा मजाक किया कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हाथ अब केवल टूटे हुए सपनों को समेटते रहते थे। माधव की चाक अब चलती नहीं थी, पुरानी हो चुकी थी, लकड़ी घिस चुकी थी और उसकी बीवी गौरी हर रोज यह सोचती थी कि आज शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। उनका बेटा छोटू दिन भर मिट्टी के ढेर से खेलता था, लेकिन शायद वो समझता भी नहीं था कि वो मिट्टी अब उसके भविष्य का हिस्सा बन गई है। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर, बाहर सूखे बर्तन जिनमें दरारें थीं और अंदर एक कोना जहां माधव की टूटी चाक रखी थी। यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके भीतर कुछ अभी भी जीवित था, एक छोटा सा सपना कि शायद एक दिन उसकी कला की कद्र होगी। पर यह सपना भी अब धुंधला हो चला था। एक दिन जब सूरज की किरणें भी मानो थकी थकी जमीन पर गिर रही थीं, माधव एक पेड़ की छांव में बैठा मिट्टी के छोटे टुकड़े को मसल रहा था। वो न जाने कितनी बार उस मिट्टी को छू चुका था, लेकिन अब उसे वो जीवन नहीं दिखता था जो कभी बर्तन में झलकता था। अचानक उसके पास एक बूढ़ा अजनबी आ बैठा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में चमक। उसने माधव की तरफ देखा और मुस्कुराया। क्या तुम इस मिट्टी को पहचानते हो? उसने पूछा। माधव ने थके हुए स्वर में कहा, ये वही मिट्टी है जिससे मैं बर्तन बनाता था। अब बस इसे हाथों में मसलता हूं। बूढ़ा धीरे से बोला, मिट्टी वही रहती है, बस उसे नया आकार देने वाला बदलता है। चाक टूटी है, हाथ नहीं। माधव को यह बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उस बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी चाक फिर से घूम सकती है, तो क्या तुम भरोसा करोगे? बूढ़े ने पूछा। माधव हंस पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लकड़ी नहीं है और हिम्मत भी शायद नहीं बची, पर तुम्हारे पास मिट्टी है और तुम हो। बाकी सब आ जाएगा। अजनबी ने जवाब दिया और जेब से एक छोटा सा तांबे का सिक्का निकाला। ये लो, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। माधव ने उस सिक्के को बड़े संदेह से देखा। वह कोई जादुई चीज नहीं दिख रही थी, बस एक साधारण सा सिक्का। लेकिन उस अजनबी के जाने के बाद कुछ बदल गया था। माधव ने पहली बार उस रात मिट्टी को अलग तरह से छुआ। उसके हाथों में फिर से गर्मी महसूस हुई। अगली सुबह वो गांव के बाहर एक पुरानी लकड़ी की दुकान पर गया। उसने दुकानदार से पूछा, क्या एक चाक बनाने की लकड़ी मिल सकती है? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए कहा, तू तो खुद टूटी चाक है माधव। लकड़ी क्या करेगी तेरे लिए? माधव ने कुछ नहीं कहा, बस जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला और धीरे से सामने रखा। दुकानदार की आंखें फैल गईं। ये सिक्का कहां से लाया तू? किसी अजनबी ने दिया। कहां की किस्मत बदल सकती है। दुकानदार ने सिक्का उठाया, उसे कई बार उलट पलट कर देखा और जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो, तुरंत लकड़ी का एक अच्छा टुकड़ा निकाल लाया और माधव को देते हुए बोला, जा, चाक बना ले। और हां, मिट्टी को यूं मत देख, उसे जी। माधव को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने लकड़ी उठाई और उसी शाम पहली बार अपनी टूटी चाक को नया जीवन देने का प्रयास किया। कई बार हाथ फिसला, कई बार मिट्टी गिरी, लेकिन उस रात जब चांद निकला, उसकी चाक धीरे धीरे घूमने लगी और उसी चाक पर उसने एक साधारण सा कुल्हड़ बनाया, छोटा, अधूरा, लेकिन जीवित। गौरी की आंखें भर आईं। उसने वर्षों बाद माधव के चेहरे पर आत्मविश्वास देखा। उस रात खाना भी थोड़ा स्वादिष्ट लगा, जैसे उसमें कुछ उम्मीदें मिली हों। पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अगले दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। माधव ने तय किया कि इस बार वो कुछ बर्तन बनाकर जरूर ले जाएगा। पर सिर्फ बर्तन नहीं, वो अब अपनी आत्मा भी उनमें डालेगा। एक हफ्ते तक वो दिन रात चाक चलाता रहा। हाथ छिल गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन जब उसने पहला पूरा घड़ा बनाया तो उसे यकीन हो गया कि कुछ अच्छा होने वाला है।
मेले के दिन माधव ने अपने बनाए हुए घड़े, कुल्हड़ और सुराही एक कपड़े में लपेटे और अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पास ही चाट वाला, मिठाई वाला और एक जादूगर भी था। किसी ने माधव को ध्यान से नहीं देखा, लेकिन दोपहर होते होते एक व्यापारी आया जो दूर के शहर से था। उसकी नजर सीधे माधव के घड़ों पर पड़ी। तुमने बनाए हैं ये? व्यापारी ने पूछा। हाँ, माधव ने डरते हुए कहा। मैं ऐसे घड़े ढूंढता रहा हूं। शहर के लोग अब मिट्टी के बर्तन फिर से पसंद करने लगे हैं। क्या तुम 100 घड़े बना सकते हो? माधव को लगा जैसे उसके कान धोखा दे रहे हैं। 100? हाँ, और हर घड़े के बदले तुमको 10 रुपये मिलेंगे। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। उस दिन जब सूरज डूबा, माधव की दुकान खाली थी, पर उसका दिल पूरा भरा हुआ था। वो घर लौटा तो छोटू दौड़कर बोला, बाबा, आपकी चाक फिर से घूम रही है ना? माधव ने उसे गोद में उठाया और कहा, हाँ बेटा, अब चाक भी घूमेगी और किस्मत भी। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। उस तांबे के सिक्के का रहस्य, अजनबी की पहचान और माधव की नई यात्रा, ये सब अभी बाकी था। माधव को उस व्यापारी का 100 घड़ों का ऑर्डर पूरा करने में पूरा 1 महीना लग गया। उसका जीवन अब पुराने ढर्रे पर लौट आया था, लेकिन इस बार हौसले के साथ। गौरी सुबह सुबह मिट्टी तैयार करती, छोटू पानी लाता और माधव चाक पर कमाल दिखाता। पर सब कुछ सामान्य होते हुए भी उस तांबे के सिक्के की चमक और उस अजनबी की आंखों की रहस्यमयी चमक उसके मन से नहीं गई। वो हर रात उसे तकिए के नीचे रखकर सोता, जैसे वो अब उसके भाग्य का पहरेदार हो। एक दिन जब बारिश की बूंदें खपरैल की छत पर लयबद्ध नृत्य कर रही थीं, तभी गांव के किनारे से 3 घोड़े सवार निकले। उनके वस्त्र रेशमी थे और चेहरे गंभीर। गांव वालों में हलचल मच गई। सबने सोचा शायद किसी चोर या विद्रोही की खोज में आए हैं। पर सवार सीधे माधव की झोपड़ी के बाहर आकर रुके। क्या यही है कुम्हार माधव? एक ने ऊंची आवाज में पूछा। माधव बाहर निकला। हाथ मिट्टी से सने थे, कपड़े पुराने थे, पर आंखों में आत्मसम्मान था। जी, मैं ही हूं। सबसे आगे वाला सवार उतरा और एक मुहर लगी हुई चिट्ठी निकाली। राजमहल से आदेश है। राजा चंद्रकेतु जी ने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है। माधव के हाथ से मिट्टी गिर गई। उसके जैसे गरीब कुम्हार को राजमहल से बुलावा? वह चुप खड़ा रह गया। लेकिन क्यों? आपसे एक ऐसा घड़ा बनवाना है जो आज तक कोई नहीं बना सका। इसे केवल आप ही बना सकते हैं, ऐसा महामंत्री जी ने कहा है। माधव हक्का बक्का था, लेकिन गौरी की आंखों में गर्व और भय दोनों थे। जाना तो पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। अगले दिन घोड़े पर बैठकर माधव पहली बार अपने गांव की सीमा के बाहर निकला। खेत, जंगल, नदियां पार करते हुए वह उन भव्य दीवारों के सामने पहुंचा जिन्हें उसने केवल कहानियों में सुना था। राजमहल सोने जैसे चमकते पत्थरों से बना था। द्वारपाल अस्त्रों से सजे थे और अंदर का वातावरण महकता हुआ शांत और भव्य था। राजा चंद्रकेतु सिंह सिंहासन पर बैठे थे, गंभीर और प्रभावशाली। उनके पास महामंत्री, ज्योतिषाचार्य और वास्तुकार भी खड़े थे। क्या तुम ही हो माधव, गांव का कुम्हार? राजा की आवाज गूंजती हुई सी आई। हाँ महाराज, माधव ने झुकते हुए कहा। राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हमें एक विशेष प्रकार का घड़ा चाहिए। ऐसा घड़ा जिसमें जल डाला जाए और वह 1 महीने तक ठंडा रहे, लेकिन बिना किसी ढक्कन या जड़ी बूटी के। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा घड़ा? ये तो जादू है महाराज, महामंत्री ने धीमे स्वर में कहा। राजा बोले, शायद, पर राज ज्योतिषी ने कहा है कि ऐसे एक घड़े से राजकाज में दुर्भिक्ष का प्रभाव टल सकता है, और जो यह घड़ा बनाएगा उसे हम दरबारी शिल्पाचार्य की उपाधि देंगे। माधव के लिए यह चुनौती थी, सम्मान भी और भय भी। लेकिन न जाने क्यों उस तांबे के सिक्के का हल्का सा ताप उसकी जेब में महसूस हुआ, जैसे वो कह रहा हो, करके देख। महाराज, माधव ने गर्दन झुकाकर कहा, मैं प्रयास करूंगा, पर मुझे 3 चीजों की आवश्यकता होगी। जंगल की काली मिट्टी, पहाड़ी झरने का पानी और 7 दिन का समय, बिल्कुल अकेले। राजा मुस्कुराए। तुम्हें सब मिलेगा। माधव को महल के पीछे एक पुराना खंडहर दिया गया, जहां कभी राजसी कुम्हारों का कारखाना हुआ करता था। वहां अब झाड़ियां, धूल और वीरानी थी। लेकिन माधव ने अपने जीवन की सबसे गहरी सांस ली और काम में लग गया।
जंगल से लाई गई मिट्टी को उसने 7 बार छाना, झरने के पानी से उसे गूंथा और तांबे के सिक्के को हर रात घड़े के पास रखा। 7वें दिन उसने घड़ा तैयार किया। वो साधारण नहीं था। उसकी गर्दन लंबी, पेट गोल और सतह पर रहस्यमयी दरारों जैसे डिजाइन खुद ब खुद उभर आए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, घड़ा खुद से ठंडा हो रहा था। राजा को जब घड़ा दिखाया गया, उन्होंने उसमें जल डलवाया और 7 दिन तक महल के मध्य में रखा गया। 7 दिनों बाद भी जल वैसा ही शीतल था, मानो झरने से निकला हो। राजा मंत्रमुग्ध रह गए। पूरी सभा में तालियां गूंज उठीं। राजा बोले, माधव, तुम्हें अब से दरबारी शिल्पाचार्य घोषित किया जाता है और तुम्हें महल में रहने, काम करने और सदा सम्मान पाने का अधिकार है। माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ठीक उसी रात जब सब सो रहे थे, वो अजनबी फिर से आया। अब की बार महल के भीतर। तैयार हो अगली परीक्षा के लिए? उसने पूछा। माधव चौंका। परीक्षा? ये सब तो मेरा इनाम था। अजनबी मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत थी। अब असली घड़ा बनाना है, वो जो इंसानों की आत्मा को ठंडा करे, न कि सिर्फ पानी को। और यह कहकर वो गायब हो गया। तांबे का सिक्का फिर से और चमकदार हो गया। राजमहल में सब कुछ सुनियोजित, सुंदर और आरामदायक था, लेकिन माधव की रातें अब बेचैन थीं। जिस घड़े ने उसे शिल्पाचार्य बनाया, अब वही उसकी नींद छीन रहा था। महल में रहकर भी वह एक साधारण इंसान की तरह सोचता था, साधारण, पर अब अनजाने ज्ञान से भरा हुआ। तांबे का सिक्का हर रात उसके तकिए के नीचे से गर्म होकर उसकी हथेली तक सरक आता, मानो कोई और दिशा दिखा रहा हो। और उसी दिशा में बढ़ते हुए एक सुबह माधव ने राजा से छुट्टी मांगी, कुछ विशेष मिट्टी की खोज के लिए। राजा ने हंसते हुए अनुमति दी। तुम तो अब हमारे चमत्कारी कुम्हार हो माधव, जो चाहो करो, बस वापस लौट आना। माधव ने गौरी और छोटू को गांव भेज दिया और खुद चल पड़ा पहाड़ी जंगलों की ओर, उसी जंगल की ओर जहां से पहली बार उसने झरने का पानी लाया था। पर इस बार उसका गंतव्य और भी रहस्यमय था। नाग पर्वत की गुफा, जहां लोग कहते थे कि धरती की आत्मा की मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। घने जंगलों में चलते हुए उसे कई रातें गुजारनी पड़ीं। जानवरों की आवाजें, ठंडी हवा और कभी-कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक रात जब वह आग के पास बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधु पास आया। वस्त्र फटे हुए, लेकिन आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। मिट्टी ढूंढ रहा है? साधु ने पूछा। माधव ने सिर हिलाया। तो वो मिट्टी तुझे तब मिलेगी जब तू खुद मिट्टी बन जाए, साधु ने रहस्यमयी ढंग से कहा और अगली सुबह तक गायब हो गया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद माधव एक संकरी दरार से होते हुए उस पहाड़ी गुफा तक पहुंच गया जिसे मौन गुफा कहा जाता था। वहां न तो पक्षियों की चहचहाहट थी, न ही हवा की सरसराहट, बस एक भारी गहरी खामोशी। गुफा के भीतर घुसते ही माधव को ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही एक विचित्र कंपन भी, जैसे धरती खुद कुछ कहना चाहती हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, कुम्हार, घड़े और जल। लेकिन एक चित्र ने माधव को रोक दिया। उसमें एक आदमी को दिखाया गया था जो एक चमकदार घड़ा लेकर खड़ा था, और उसके सामने सिर झुकाए राजा, संत और आमजन। और उसके नीचे लिखा था, जो घड़ा आत्मा की तपन को शांत करे, वही सच्चा शिल्प है। माधव स्तब्ध खड़ा रह गया। उसी चित्र के पास उसे गुफा की एक दीवार से रिश्ती हुई काली नम मिट्टी दिखी। वह सामान्य मिट्टी नहीं थी। उसका रंग गाढ़ा नीला था और उसमें से हल्की सी सुगंध निकल रही थी, ना फूलों की, ना धुएं की, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। जैसे ही उसने मिट्टी को छूने की कोशिश की, गुफा की जमीन कांप उठी। पीछे एक चट्टान हट गई और एक गुप्त सुरंग खुल गई। माधव डरते हुए उसमें उतरा और नीचे एक गोल कमरा था। उसके केंद्र में एक बहुत पुराना घड़ा रखा था, टूटा हुआ, लेकिन उसके टुकड़े अब भी चमकते थे। और उस घड़े के पास एक ताम्रपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, यह रहा पहला आत्मा घड़ा। जिसने इसे बनाया वह मिट्टी बन गया। जो इसे पूरा करेगा वह खुद मिट्टी से ऊपर उठेगा। माधव की सांसें तेज हो गईं। क्या यही उसकी अगली राह थी? क्या उसे वही मिट्टी चाहिए थी? वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पर अब रुकना भी मुमकिन नहीं था। उसने घड़े के टुकड़े
चमत्कारी मिट्टी और ताम्रपत्र को अपनी झोली में रखा और जैसे तैसे वापस निकल पड़ा। गुफा से बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि समय जैसे धीमा हो गया है। बाहर का सूरज कुछ और ही दिशा में झुक चुका था और हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। राजमहल लौटते समय रास्ते भर वह उन रहस्यों पर विचार करता रहा। आत्मा का घड़ा, मिट्टी बनने की परीक्षा और उस रहस्यमयी साधु की बात। जब तू खुद मिट्टी बन जाए, पर क्या इसका मतलब त्याग था या फिर किसी अज्ञात बल का सामना? राजमहल अब उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में मिट्टी थी जो इतिहास से जुड़ी थी और भविष्य को बदलने की ताकत रखती थी। राजमहल के आंगन में जैसे ही माधव ने वह चमत्कारी मिट्टी रखी, सबकी नजरें चमक उठीं। राजा स्वयं उस अनोखी मिट्टी को देख मंत्रमुग्ध हो गया। यह मिट्टी तो जैसे किसी और लोक से लाई गई हो, राजा ने कहा। माधव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यह मिट्टी धरती की आत्मा की देन है और इससे बनने वाला घड़ा सिर्फ एक बर्तन नहीं होगा, बल्कि एक जीवंत साक्षी होगा। राजमहल में एक विशेष स्थान तैयार किया गया, खुला, शांत और सुरक्षा युक्त। वहीं पर माधव ने अपना चाक लगाया। ये कोई साधारण चाक नहीं था। गुफा से लौटने के बाद उसने रातों रात एक नया चाक बनाया था, जो तांबे और लकड़ी के मिश्रण से बना था, और उसकी नोक पर वही तांबे का सिक्का जड़ा था जो अब तक उसके सपनों का मार्गदर्शन करता आया था। घड़े की रचना शुरू हुई। हर चक्कर के साथ माधव जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता। उसका शरीर वहीं था, पर मन कहीं और, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी उंगलियों को थाम रखा हो। मिट्टी उसकी बात मान रही थी, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि उसे क्या रूप लेना है। रोज का काम पूरा करने के बाद माधव घड़े के पास बैठकर मंत्र पढ़ता, ताम्रपत्र पर लिखे शब्दों को दोहराता और उस रहस्य को समझने की कोशिश करता जो गुफा में दिखा था। जो आत्मा की तपन को शांत करे, वही सच्चा शिल्प है। आखिरकार 17वीं रात को घड़ा पूरा हुआ। वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं था, वो जीवंत था। उसका रंग हल्का नीला था, जैसे गहरे पानी की सतह, और उस पर उभरे हुए चित्र अपने आप बनते चले गए। गांव, गुफा, साधु, राजा और सबसे बीच में माधव, सब बिना किसी कूंची के उभरे। और जब घड़ा पूरी तरह सूख गया तो एक चमत्कार हुआ। घड़ा बोला, धीमी गहरी आवाज, जैसे समय खुद बोल रहा हो, माधव, तू मिट्टी से ऊपर उठ चुका है, अब तू खुद मिट्टी है और यह घड़ा तेरा प्रतिबिंब। माधव हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। तू कौन है? उसने घड़े से पूछा। घड़े ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो हर कुम्हार के भीतर होता है, उसकी श्रद्धा, उसका श्रम, उसका सत्य। मगर अब मैं बोल सकता हूं, क्योंकि तूने मुझे अपने आप से गढ़ा है। राजा, रानी और दरबार के सारे लोग जब यह दृश्य देखने आए, तो उन्होंने देखा कि माधव घड़े के सामने बैठा है और जैसे किसी से बातें कर रहा है। पर जब उन्होंने घड़े से आवाज सुनी, राजा, यह घड़ा तुम्हारा राज नहीं, प्रजा का दर्शन है, तो पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा नतमस्तक हो गया। माधव, यह घड़ा अब इस राज्य की आत्मा है। हम इसे राज सिंहासन के पीछे रखेंगे, ताकि हर निर्णय के पीछे इसका सत्य बोलता रहे। पर यह तो शुरुआत थी। रात के अंधेरे में जब सब सोते, घड़ा माधव से बातें करता, उसके सपनों, उसके भय, उसके अतीत और उसके भविष्य के बारे में। घड़ा उसे समझाता, जो चीजें टूटी थीं, उन्होंने ही तुझे पूरा बनाया है। तेरी टूटी चाक, टूटी उम्मीदें, अब इस घड़े की आत्मा है। धीरे धीरे माधव में बदलाव आने लगा। वह और भी शांत और भी गूढ़ हो गया। अब वह सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वह एक माध्यम बन गया था, मिट्टी और आत्मा के बीच। जो भी उससे मिलने आता, अपने जीवन की कोई उलझन बताता, घड़ा उसे हल्की आवाज में जवाब देता, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, पर माधव जानता था, यह चमत्कार नहीं, समर्पण था। और फिर एक दिन, जब एक राजकुमार रोता हुआ आया और घड़े से पूछा, मुझे मेरी मां की आखिरी आवाज सुननी है, तो घड़े से एक स्त्री की कोमल आवाज आई, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू सच बोलेगा, मैं तेरे भीतर बोलूंगी। महल के हर कोने में यह बात फैल गई। घड़ा जो बोलता है, सच्चे मन से बोलने वाले को उत्तर देता है। पर क्या यह घड़ा सदा यूं ही रहेगा, या फिर इस घड़े के भीतर भी
कोई और बड़ा रहस्य छिपा है। राजमहल के सिंहासन के पीछे रखा गया घड़ा अब केवल एक कलाकृति नहीं था, वह राज्य का मूक सलाहकार बन चुका था। हर दिन दरबार में आने वाली समस्याएं, हर निर्णय, हर संशय घड़े के सामने रखा जाता, और जब शांति से उसकी सतह से स्वर फूटता, धीमे, सटीक और जैसे आत्मा को छू लेने वाला, तब राजा भी बिना झिझक उसके शब्दों को अंतिम आदेश मान लेता। राजा धीरे धीरे सब कुछ माधव और उसके घड़े पर छोड़ने लगा। और इसी बीच महल के बुजुर्ग राजगुरु ने एक दिन चुपचाप दरबार में कहा, राजन, आपने तो सत्ता त्याग दी है, अब यह कुम्हार ही असली राजा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। माधव ने सिर झुका लिया, पर घड़ा फिर बोला, सत्ता वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, सत्ता वह है जो सत्य बोले और सहन करे। कुछ ही दिनों में वह दिन भी आया जब एक रहस्य ने सबको झकझोर दिया। राजा की मां, वृद्ध रानी, ने एक दिन माधव को एक पुराना पत्र सौंपा, जिसमें लिखा था, जिस दिन मिट्टी बोले उसी दिन कुम्हार को उसके असली जन्म का सत्य मिलेगा। पत्र के साथ एक आधा टूटा हुआ लोहे का सिक्का भी था, हूबहू वही जो माधव के चाक में जड़ा था। रानी ने थरथराती आवाज में कहा, यह सिक्का तुम्हारे साथ लिपटा हुआ मिला था जब तुम शिशु थे। तू इस महल का ही बेटा है माधव। तू मेरे बड़े बेटे का पुत्र है, जो युद्ध में मारा गया था। पर उस युद्ध के बाद राजद्रोह का आरोप लगने पर हम तुझे गांव भेजने को मजबूर हो गए। माधव की आंखें फैल गईं। वो कांप उठा। मैं मैं इस महल का। घड़ा चुप था इस बार। दरबार में सबके चेहरे प्रश्नों से भरे थे। राजा उठ खड़ा हुआ और माधव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई पुत्र, तू इस राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है। तेरी बुद्धि, तेरी विनम्रता और तेरी मिट्टी ने यह साबित कर दिया है कि तू शासक बनने योग्य है। राज्य तुझे पुकार रहा है। पर माधव के भीतर तूफान चल रहा था। वह महल के ऊंचे गुंबदों को देखता, फिर अपने हाथों की लकीरों को, उन उंगलियों को जो चाक पर मिट्टी को नचाती थीं। रात को वह घड़े के पास गया और पूछा, अब तू क्यों नहीं बोलता? घड़े से धीमी आवाजें निकली, अब तुझे खुद बोलना है माधव। मैं मिट्टी था, पर तू अब आत्मा है। निर्णय अब तेरा है। सवेरा हुआ। पूरा राज्य दरबार में एकत्रित था। माधव सिंहासन के सामने खड़ा था। राजा ने उसे सोने का मुकुट थमाया। माधव ने उसे हाथ में लिया, देखा, फिर वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुकुट जमीन पर रखा और बोला, मैं वह नहीं बनूंगा जो ऊंचाई से देखे, मैं वह बनूंगा जो जमीन को देखे, समझे और उससे जुड़े। उसने अपनी चाक उठाई और महल के ठीक बीच में बैठ गया। मुझे राजा मत कहो, मैं तो अब भी वही कुम्हार हूं, पर अब मैं ऐसा कुम्हार हूं जो आत्माओं को रूप देता है। और उस दिन से राज्य में नया विधान बना। राजा निर्णय करता था, पर अंतिम सत्य चाक पर बैठने वाला कहता था। लोग पूछते, ये कौन है? और उत्तर आता, ये माधव है, कुम्हार या राजा, दोनों, और दोनों से ऊपर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।